हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। कहीं इस चेहरे को तो आप लोग नहीं भूले होंगे, कभी भूल भी नहीं सकते हो, क्योंकि यही वो चेहरा है जो कि आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। क्या सारे बच्चे पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1? नहीं नहीं पढ़े हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, एक्सरसाइज 1.1 का अच्छे से पढ़ लो। मैंने कहा था कि कक्षा 10वीं में टॉपर बनाऊंगा, तो कक्षा 10वीं में टॉपर तभी बनोगे जब कक्षा 9वीं का पूरा मैथ आप लोगों को अच्छे से आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसको जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रश्नावली 1.1 का, वहां से पढ़ लेना, या तो प्लेलिस्ट में दिया हूं, प्लेलिस्ट से जाकर पढ़ लेना। और आज की इस वीडियो में आपके आकाश भैया बिल्कुल रौपचिक तरीके से प्रश्नावली 1.2 को खत्म करने वाले हैं। इतना हलवा बना दूंगा इस प्रश्नावली को कि मजा ही आ जाने वाला है आप लोगों को। नोट्स बनाते चलना, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मुझे पूरा का पूरा नोट्स चाहिए। तो चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं और वन शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा प्रश्नावली 1.2 बिल्कुल हो जाएगा खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां से हम आएंगे पहले प्रश्न की तरफ। और देखिए, ये आपका प्रश्नावली 1.2 का जो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पहला प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या यहाँ पे दिया गया है, पढ़ते हैं इसको, फिर अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। पहला प्रश्न यह है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 कथन दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इन तीनों कथनों को बताना है कि सत्य है या असत्य है। सत्य असत्य तो बताना ही है, लेकिन एक कारण भी देना है कि किस कारण की वजह से वह सत्य है और किस कारण की वजह से वह असत्य है। तो पूरा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। अब एक एक करके मैं इसको डिफाइन करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। और पहला प्रश्न यहां पे आ गया मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न यह है, 3 प्रश्न दिए थे ना, तो तीनों को अलग अलग में अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। पहला प्रश्न यह है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या के बारे में डिटेल में मैंने क्लास लिया है प्रश्नावली 1.1 में। तो जितने बच्चे प्रश्नावली 1.1 पढ़ के आ रहे होंगे उनको तो बिल्कुल हलवा लगेगा, तुरंत इसका जवाब दे पाएंगे। और जो बच्चों को नहीं आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रश्नावली 1.1 पढ़ लीजिए अच्छे से। अब देखिए, बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए नोट कीजिए, यहां पे फिर से एक बार बता देता हूं मैं कि वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं ये लिख दूं क्या, यहां पे इंग्लिश में लिख लो, ये भी काम आ जाएगा। कोई मैम आपसे पूछ देंगी कि चलो वास्तविक संख्या तो बहुत बता रहे हो, बताओ कि इसका इंग्लिश की मीनिंग क्या होती है, तो आप बता दोगे कि रियल नंबर होता है। तो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या आए, मतलब कहने का है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। मतलब इसमें आपका परिमेय संख्या भी आ जाएगा, परिमेय संख्या। अब यह ना पूछना कि परिमेय संख्या क्या होता है, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने बताया था प्रश्नावली 1.1 में। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को ही हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या है हमसे, तो कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ये जितनी भी अपरिमेय संख्या आपको दिखाई दे रही हैं, क्या यह वास्तविक संख्या हो जाएंगी। तो जितना भी अपरिमेय संख्या है, क्या यह वास्तविक संख्या हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगी, क्योंकि उसी का तो भाग है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप यह कह सकते हो कि जितना भी अपरिमेय संख्या है वो पूरा का पूरा वास्तविक संख्या हो जाएगा। या तो आप ये भी कह सकते हो कि जितना भी परिमेय संख्या है ये भी पूरा का पूरा वास्तविक संख्या हो सकता है। हालांकि हमसे प्रश्न में अपरिमेय संख्याओं के बारे में जिक्र किया है कि सभी की सभी अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखो इसको मैं रिमूव करने जा रहा हूं, नोट कर लेना। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का आप आंसर कैसे लिखोगे, देखो आप लिखोगे हल में, लिखोगे कि सत्य है। क्या लिखोगे, सत्य है, क्योंकि पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। तो लिखोगे सत्य है। फिर कारण, यहां पे हेडिंग डालोगे कि कारण क्या है। ठीक है, तो कारण में लिखोगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। तो लिखोगे यहां पे, नोट बनाते चलना है, इसीलिए मैं पूरा का पूरा अपने हाथों से लिख रहा हूं। परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या तथा
अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही, संख्याओं का संग्रह ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। इतना डिटेल में पढ़ा दूंगा ना मेरे प्यारे बच्चों कि आप हाई स्कूल में जब जाओगे तो कम से कम 90 और 95% लेकर आने वाले हो गणित में। तो यह हो गया वो सत्य है और यह हो गया उसका कारण। खत्म। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला है यहाँ पे देखिए दूसरा, इसका दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या है। इसमें भी बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करनी में m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। करनी में m का मतलब समझते हो क्या होता है? वर्गमूल। कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m वर्गमूल के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। इतना डिटेल में इसको बता दूंगा कि आपको पूरा का पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। कैसे समझिए, मैंने संख्या रेखाओं के बारे में भी जिक्र किया था कि संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा पे हम लोग किसको निरूपित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो संख्या रेखा पे हम लोग इंटीजर को डिनोट करते हैं, पूर्णांकों को करते हैं। अब जिन भी बच्चों को पूर्णांक नहीं मालूम होगा तो हमको गलती नहीं ठहराएगा, वो जाएगा कहां पे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और प्रश्नावली 1.1 को खोलकर पूरा अच्छे से नोट्स बनाएगा, तब उसको इंटीजर पूर्णांक के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो चलिए मैं फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। तो देखो संख्या रेखा का मतलब होता है इस तरह, यह हो गया आपका संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा के मध्य में अगर हम बात करें तो आता है 0। इधर बढ़ते चलेंगे प्लस में आएगा, इधर आते चलेंगे माइनस में आता है। मतलब कि 0 के बाद अगर इधर बढ़ेंगे तो आ जाएगा +1, इधर बढ़ेंगे तो +2, इधर बढ़ेंगे तो +3। कहां तक समाप्त होगा? तो कोई गिनती नहीं है, चला जाएगा अनंत तक। इधर जब घटाएंगे तो आ जाएगा आपका -1, इधर आ जाएगा आपका -2, इधर आ जाएगा आपका -3। कहां तक जाएगा? तो माइनस अनंत तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे बोला है यहां पे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m वर्गमूल के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब बोला है कि m जो है एक प्राकृत संख्या है, मतलब जो भी नंबर हम लोग लेंगे यहाँ m, तो m होना चाहिए प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती वाली संख्याओं को। उसको बारे में हमने बताया था प्रश्नावली 1.1 में। तो नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, यह होता है मेरे प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर। तो कह रहा है कि बताइए कि जितनी भी यहाँ पे संख्या रेखा पे ये आपको नंबर दिख रहा है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या m रूप का होगा, और वो संख्या प्राकृत संख्या भी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं 1 को लूंगा, 1 का वर्गमूल निकालूंगा तो आ जाएगा आपका 1। इसी तरह मैं 2 का निकालूंगा, ठीक है, तो 2 का निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसी तरह मैं 3 का वर्गमूल निकालूंगा तो ये निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसी तरह मैं 4 का निकालूंगा तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब मेरे प्यार बच्चों ध्यान से आप देखिए, इसी तरह अगर मैं 0 का निकालूं, किसका निकालूं? 0 का निकालूं तो 0 का वर्गमूल क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? 0। अब आप ही बताइए, ये जितना भी नंबर था ये तो प्राकृत संख्या था, क्योंकि बोला कि यम एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो ये जितना भी नंबर ये प्राकृत संख्या है, लेकिन 0 एक प्राकृत संख्या है नहीं, मतलब 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। और इसने बोल रखा था कि सारे के सारे प्राकृत संख्या होना चाहिए, तभी वो सत्य होगा, और 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। और अगर हम बात करें इधर आएंगे तो -1, -1 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं मेरे प्यार बच्चों। तो -1 का वर्गमूल हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राकृत संख्याओं में नहीं निकाल सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में आप लोग रखिएगा। मतलब ये सत्य हुआ कि असत्य, आप सोच के बताइए, पूरा डिटेल में बता दिया हूं। तो आप कहोगे कि नहीं सर जी ये तो असत्य हुआ। कहां से असत्य हुआ? कि वो बोला है कि यम एक प्राकृत संख्या होना चाहिए, और यहाँ पे 0 एक प्राकृत संख्या ऑलरेडी है ही नहीं, तो असत्य तो ऐसे हो गया। या तो आप ये कह सकते हो कि निगेटिव वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्याओं के रूप में वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। अब इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूं, इसलिए मैं इतना समय ले रहा हूं आप लोगों को कि चीजों को अच्छे से क्लियर कर पाऊं। मैं चाहता तो डायरेक्ट असत्य लिख देता, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब समझ ही नहीं पाते कि ये चीजें एक एक पॉइंट हुआ कैसे है।
तो चलिए इसका आंसर बताता हूं, फाइनल आंसर इसका कैसे लिखोगे ये बहुत डिटेल में मैं समझा दिया हूं। इसी तरह टॉपर बनाने का मैं प्रयास नहीं कर रहा हूं, टॉपर बनाने का मतलब एक एक पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैं गहराइयों में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो इसका हल कैसे लिखोगे, देखो हल इसका लिखोगे कि असत्य, क्या लिखोगे, असत्य। कारण दोगे कैसे, देखो कारण आप दे दोगे कि ऋणात्मक संख्या, लिखोगे ऋणात्मक संख्याओं को, ऋणात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल के रूप में, वर्गमूल, वर्गमूल लिखा है, वर्गमूल के रूप में नहीं प्रकट कर सकते, नहीं प्रकट कर सकते, नहीं प्रकट कर सकते। क्लियर है? तो यह हुआ, इतना सा छोटा उत्तर था, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में बता दिया ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ पाए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। इतना भी बेहतरीन पढ़ाने के बाद भी कोई अगर कहा कि नहीं समझ में आया तो उसको इतना मार मारूंगा ना कि वो पूरा का पूरा समझ जाएगा मैथ ही। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, एक नहीं दो तीन चार बार देखो तब आपको क्लियर हो पाएगा, क्योंकि इतना डिटेल में क्लास 9 का मैथ आपने पढ़ा नहीं होगा। अब इसका तीसरा पार्ट है, देखो तीसरा पार्ट है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी पहला प्रश्न इसका जस्ट उल्टा था कि पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, तो हमने कहा कि हाँ कह सकते हैं। अब यहां पे बोला है कि पूरा का पूरा वास्तविक संख्या को हम अपरिमेय बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। परिमेय कहां गया, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही ना वास्तविक संख्या कहलाता है। अब आप ये कहो कि वास्तविक संख्या को हम अपरिमेय ही बोलेंगे तो ये तो गलत हुआ, तब तो परिमेय का मतलब क्या हुआ। तो आप वास्तविक संख्या को परिमेय भी बोलोगे और अपरिमेय भी बोलोगे, दोनों बोलोगे, ना कि सिर्फ एक। और इसने एक ही कहा है कि वास्तविक संख्या को सिर्फ हम अपरिमेय बोलेंगे, होगा नहीं होगा, डायरेक्ट बता दिया। तो आप लिखोगे असत्य, इसका हल लिखोगे असत्य, ठीक है। कारण इसका दोगे, कारण इसका यह दोगे कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आएगी, ठीक है, न कि सिर्फ अपरिमेय संख्या आएगी। तो लिखोगे कि वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी, परिमेय संख्या भी शामिल होती है, ऐसे लिख सकते हो। शामिल, देखो यहां पे ऐसे लिखना, शामिल हो सकती है, हो सकती है। क्लियर है? चलिए यह तीनों के तीनों प्रश्नों को मैं डिटेल में बता दिया, कभी भूल नहीं पाओगे आप लोगों को। प्रश्न पहला कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यह है प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब सोच रहे हो ये क्या बोला है, कह रहा है कि जितना भी धनात्मक संख्या है, जितना भी धनात्मक पूर्णांक है, मैंने बताया था पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। तो बोला कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक होगा उसका अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो क्या सिर्फ अपरिमेय संख्या आएगा, अगर आएगा तो कहो सत्य, नहीं आएगा तो उसे कहो असत्य, प्रूफ करके दिखाओ। तो चलो एक बार देख ही लेते हैं। तो सभी की सभी धनात्मक संख्याओं की बात किया है, तो धनात्मक संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 5, यह है धनात्मक संख्या। इनका हमें वर्गमूल निकालना है, निकालो इसका वर्गमूल, इसका भी निकालो, इसका भी निकालो, इसका भी निकालो, सबका निकाल कर चेक करो, ठीक है। तो आप ये देखो कि एक का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो आ गया 1, और एक क्या है, परिमेय संख्या, और उसने क्या बोला है कि अपरिमेय होना चाहिए। मैंने तो पहले ही चेक किया तो परिमेय आ गया, तो यही से चाहूंगा तो मैं इसको कर दूंगा कि असत्य, भाई गलत है।
तो देखो 1 का वर्गमूल 1 आया, तो यह हो गया आपका परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय। और करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 का तो निकलेगा नहीं, तो यह हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। इसी तरह करड़ी में 3, तो यह भी हो जाएगा अपरिमेय। करड़ी में 4, करड़ी में 4 का होता है 2, और 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और इसने क्या बोला था, क्वेश्चन में यह पूछा था कि इसका अगर वर्गमूल निकालूंगा तो सिर्फ अपरिमेय होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो कहो कि भाई सत्य नहीं है, अगर हो रहा है तो कहो सत्य है। और कारण भी पूछा था कि कोई एक परिमेय संख्याओं का हमें उदाहरण देकर बताइए। तो देखो ये भी तो परिमेय संख्या है, इसका उदाहरण ले लो, ये भी तो परिमेय संख्या है, इसका उदाहरण ले लो। तो आप लिखोगे कैसे? इसका फाइनल आंसर लिखोगे कि असत्य, लिखोगे कि असत्य है। क्यों असत्य है? लिखोगे क्योंकि, लिखोगे क्योंकि करड़ी में 1 तथा करड़ी में 2, 2 नहीं करड़ी में 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो करड़ी में 1 तथा करड़ी में 4 का वर्गमूल, का वर्गमूल परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। समझ में आ गया इतना डिटेल में? पसीना देख रहे हो कि नहीं? पसीना, ये मेहनत का पसीना है जो कि आप लोगों के लिए मैं बहा रहा हूं। तो मेरे प्यार बच्चों, मेरे इस पसीने पे खड़े उतरना और इतना मन से तैयारी करना कि क्लास 10th में मेरे प्यार बच्चों 90% लेकर आओ, ताकि आपके आकाश भैया का नाम रोशन हो पाए, जो कि इतनी गर्मी में भी आप लोगों को बेस्ट क्लास देने का प्रयास कर रहा हूं। तो चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, इसको आपको स्केल लेना पड़ेगा। लंगड़ा प्रकार जानते हो? लंगड़ा प्रकार जो इस तरह खींचते हैं, ये भी लेना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे इस तरह बता दूंगा, लेकिन आपको नाप नाप कर अपने किताब में, कॉपी में इसको बनाना पड़ेगा, तब इसको एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, अनुप्रयोग कर पाओगे। ठीक है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा पूरा का पूरा यहाँ पे बनाने का, क्योंकि मेरे पास वो सारे सिस्टम है नहीं कि मैं तुरंत बना दूं, हाथ से ही मुझे बनाना पड़ेगा। फिर भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब संख्या रेखा, जो संख्या रेखा होता है उस पे हमें करड़ी में 5 को निरूपित करना है। कैसे करना है? देखो सबसे पहले करोगे क्या कि यहाँ पे स्केल की सहायता से एक लाइनिंग खींचोगे। जो मैं बता रहा हूं उसको अभी मेरे साथ करो। स्केल ले लो, स्केल रख कर उस पे एक लाइनिंग खींचो। लाइनिंग खींच दिया तुमने? खींच दिया कि नहीं खींचा? बिल्कुल। अब यहाँ पे लिखो 0। वहां पे स्केल में यहाँ पे पॉइंट बना होता है, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, पॉइंट बना होता है कि नहीं, छोटा छोटा, उस पे आपको मार्क लगाते चलना है। तो 1 पॉइंट, ये हो गया आपका 0 के बाद 1 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका तीसरा पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका चौथा पॉइंट। इतना काफी है। इतना करने के बाद आप क्या करोगे मेरे प्यार बच्चों? आप यहां पे देखोगे 1 और 2 के बीच, देखो 1 और 2 के बीच इसकी दूरी क्या है? इसकी दूरी क्या है? यहां से अगर बात करो तो 1, 2 और 3 के बीच देखोगे तो उसकी दूरी क्या है? 1। 3 और 4 के बीच देखोगे तो इसकी दूरी क्या है? 1। इसी तरह 0 और 1 के बीच देखोगे, कहां गया भाई 0 बनो, 0 और 1 के बीच भी देखोगे तो दूरी 1। मतलब सभी के बीच की दूरी कितना है? 1 इकाई दूरी है। कितना? 1 इकाई दूरी। अब आगे मैं बताता हूं करना क्या है। अब देखो 0 से लेकर यहां 2 तक कितना इकाई हो जाएगा? 2। मतलब इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 2। होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारों? ध्यान से बताओ। 0 से लेकर 2 के बीच क्या होगा? 2 इकाई की दूरी होगी। इसके बाद वो चांदा लेना, चांदा यहां पे रख देना, किस पे? पॉइंट 2 पे, और 90 अंश का कोण बनाना। 90 अंश का कोण बनाना। तो 90 अंश का जब कोण बनाओगे तो ऐसे आएगा, ये हो गया आपका 90 अंश। क्योंकि मैं इससे खींच रहा हूं तो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, लेकिन आप लोग खींच लेना। ये हो गया 90 अंश का कोण बन गया। 90 अंश का कोण बनने के बाद मेरे प्यार बच्चों, आप लंगड़ा प्रकार लीजिएगा, और जो आपका स्केल होगा उस पे आप 1 इकाई की दूरी भर लीजिएगा। अगर नहीं भरना चाहते तो यही दूरी ले लीजिएगा, क्योंकि 1 इकाई की दूरी है। 1 इकाई की दूरी लेकर इस तरफ, और यहां पे रख कर इसको चाप लगाओगे, काटोगे। तो यहां पे जब काटोगे, ठीक है चलिए काट देते हैं, यहां पे काटोगे तो इसके और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 1 इकाई
होगा कि नहीं, क्योंकि एक इकाई पे आपने काटा है। अब इसका नाम रख लो, इसका नाम हो गया O, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि और अच्छा समझ में आ पाए आप लोगों को, ठीक है। देखिए इसका नाम मैं रखता हूं O, इसका नाम रख देता हूं A, और इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं यहां पे मेरे प्यार बच्चों B। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे कि इस B को O से मिला दोगे, इस B को O से मिला दोगे। चलिए मिला देते हैं, मिल गया। हमने क्या किया कि O को B से मिला दिया। अब ध्यान से समझिए, ये बन गया त्रिभुज, यह बन गया मेरे प्यार बच्चों त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बना, चलिए तो मैं बताता हूं कौन सा त्रिभुज बना। यह बन गया आप लोगों का समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। कौन सा, OAB, त्रिभुज OAB बन गया मेरे प्यार बच्चों। समकोण त्रिभुज में आपने देखा कि ये नीचे वाला क्या होता है, आधार, ये ऊपर वाला क्या होता है, लंब, और हमें कर्ण का वैल्यू निकालना है। तब पाइथागोरस का नियम पढ़े हो, पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या बोला था कि कर्ण का स्क्वायर, के मतलब कर्ण का स्क्वायर, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास क्या है, OB, OB क्या है, कर्ण है। तो आप लिखोगे कि OB का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास क्या है, AB, AB हमारा क्या हो गया लंब, इसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हमारे पास क्या है OA, तो OA का स्क्वायर आ गया। अगर हम यहां से OB निकालें तो यह आपका वर्ग है, ये जो है ना वर्ग है, वर्ग को जब उधर भेज दोगे तो वर्गमूल में आ जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू किसका आ जाएगा, वर्गमूल में। मतलब AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बताइएगा। अब यहां वैल्यू रख दीजिए, तो OB बराबर क्या हो जाएगा, करनी में AB का मान कितना है, तो AB का मान 1 है, तो आप लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस OA की दूरी कितनी है, 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका OB बराबर करनी में 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी के 4। अब यहां पे OB बराबर क्या आ गया मेरे प्यार बच्चों, करनी में 5 आ गया, करनी में 5 आ गया। अब यह हो गया वैल्यू कितना, करनी में 5। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों, कोई डाउट नहीं। अब अगला प्रोसेस क्या करोगे, तो आप जो लंगड़ा प्रकार लिए रहोगे तो O को केंद्र मानोगे, O को केंद्र मानकर OB दूरी भरकर, O को केंद्र मानकर OB दूरी भरकर एक चाप लगाओगे। तो जब ये चाप लगाओगे प्यारे बच्चों, तो चाप ऐसे लगाओगे तो यहां आएगा पॉइंट, और यह जो बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं P पॉइंट देता हूं, और यही P पॉइंट आपका करनी में 5 है। तो इसको आप एरो बनाकर लिख देना कि यही P पॉइंट जो है वह करनी में क्या है, 5 है। यह हो गया उत्तर कंप्लीट। लेकिन इसका लिखने का तरीका होता है, तो मैं तरीका बोल देता हूं, लिख लेना। कैसे, देखो, सबसे पहले आप एक स्केल की सहायता से लाइनिंग खींचोगे, ऐसे लिखोगे। जितना सरल भाषा में लिखने का प्रयास करो कि सबसे पहले स्केल की सहायता से एक लाइनिंग खींचेंगे, एक इकाई दूरी भरकर हम चाप लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे यहां पे कि 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक ये जो दूरी है इसको हमने 2 माना। बिंदु यहां इस पॉइंट को हमने A रख दिया, तो बिंदु A पर हमने 90 अंश का कोण बनाया। 90 अंश का कोण बना कि नहीं, बिल्कुल। फिर बिंदु A से एक इकाई दूरी भरकर हमने यहां पे एक चाप लगाया जो कि बिंदु B प्राप्त हुआ। फिर हमने O को B से मिला दिया, मिला दिया कि नहीं। फिर ये प्रोसेस लिख देना। लिखने के बाद फिर क्या लिखना कि O बिंदु से हमने OB दूरी भरकर एक बिंदु, इस रेखा पर हमने एक चाप लगाया जो कि बिंदु P पर काटा, और वही बिंदु P जो है वो करनी में 5 कहलाया। यही है संख्या रेखा पे करनी में 5 को निरूपित करने का तरीका। बताओ कितना डिटेल में मैंने बताया। पसीना देख रहे हो, पसीना इतना बह रहा है कि आपको क्या ही बताया जाए। लेकिन आप लोगों के लिए जान भी हाजिर है, क्योंकि हम लोग शिक्षकों का काम ही होता है कि अपने स्टूडेंट के प्रति समर्पित हो जाना। तो देखिए, नोट कर लीजिए मेरे प्यार बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए, यह प्रश्न इतना लंबा चौड़ा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 4 कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। अब इतना सारा चीज बोल रखा है, इतना सारा चीज बोल रखा है, इसका कोई मतलब है?
मैं कहूंगा कि नहीं मतलब है। तो आप कहोगे कि तभी क्वेश्चन इतना बड़ा क्यों दिया है, इसको हम हल में कैसे लिखेंगे, अगर ये मेरे पेपर में आ जाएगा तो इसका मैं सोल्यूशन कैसे लिखूंगा सर, ये बताइए ना। तो सोल्यूशन बताता हूं, देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा मेरे प्यार बच्चों। मैंने थोड़ा सा ब्लैक स्किन ले लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए, और यहां से मैं येलो कलर ले लेता हूं ताकि और बेहतरीन से समझ में आ पाए आपको। तो यहाँ पे पूछा था कि उसका तरीका क्या है हल करने का, वो चीज देखिए उसको हल कैसे करोगे। तो उसका ये क्वेश्चन का मतलब था कि जो संख्या रेखा पे करड़ी में 1, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 4 संख्याओं को निरूपित करते हैं, वो जो सर्किल बनती है उसी सर्किल को बनाकर आप दिखाइए। तो हमने बताया आप लोगों को कि आप स्केल की सहायता से एक लाइनिंग खींचिएगा, ये हो जाएगा आपका बिंदु, यहाँ पे कोई काटिएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3, इसकी दूरी कितना होना चाहिए, 1 इकाई। फिर आपको करना क्या है कि जो आपका पॉइंट 1 दिख रहा है इस पे आप 90 अंश का कोण बनाओगे, ठीक है, यह है पॉइंट, यह है पॉइंट 1, ठीक है, यह है पॉइंट 1, और इस पे आप क्या करोगे 90 अंश का मेरे प्यार बच्चों कोण बनाओगे। कोण बनाने के बाद 1 इकाई की दूरी भरकर यहाँ पे आप चाप लगाओगे, इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी रख लो, फिर इसको आप सी रख लो, और यहीं से इसको मिला दो, ए हो गया बी, ओ हो गया ए, इसका बिंदु बी रखो, चाहे सी रखो, डी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना रखने के बाद यह दूरी हो जाएगा 1, और यह भी दूरी हो जाएगा 1। और पाइथागोरस का नियम क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या कहता है, देखिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही कहता है ना पाइथागोरस नियम। तो जब इस नियम पे तोड़ोगे मेरे प्यार बच्चों, तो देखिए लंब क्या है 1 का स्क्वायर, आधार क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा आपका 2, और इधर आपका है कर्ण स्क्वायर। तो मैंने कहा कि कर्ण निकालोगे तो यह वर्गमूल में आ जाएगा करड़ी में 2, तो यह जो वैल्यू है आ जाएगा करड़ी में 2। इसी तरह फिर यहाँ पे चांदा रख के 90 अंश का कोण यहाँ पे बनाओगे, 90 अंश का कोण बनाने के बाद फिर एक पॉइंट की दूरी यहाँ पे काट लोगे, यह कहलाएगा 1। अच्छा अब इसको हल करोगे मेरे प्यार बच्चों, तो यह वाला बिंदु का नाम रख लो आप ई, और यह आ जाएगा आपका करड़ी में 3। इसी तरह फिर यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाओगे, और एक इकाई की दूरी काट कर मेरे प्यार बच्चों, और करड़ी में 3 और करड़ी में 1 जब उस नियम पे रखोगे तो यह आ जाएगा करड़ी में 4, और करड़ी 4 का मान होता है 2, तो यह आ जाएगा 2 का वैल्यू। इसी तरह वह बढ़ता जाता है, ठीक है, वही सर्किल बनाने के लिए आपसे बोला है। तो इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों आप उसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इतना कठिन नहीं था। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत डिटेल में इस क्लास को मैंने लिया है, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रश्नावली 1.1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।